आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं। ये सच्चाई एक ऐसे उपकरण के बारे में है जो पिछले 55 साल से बिना रुके बिना थके चांद पर काम करता जा रहा है। इस मशीन को जब अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग अपने साथ लेकर गए थे तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इसकी उम्र इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वैज्ञानिक इसे वहां पर केवल कुछ वर्षों के इस्तेमाल के लिहाज से लेकर के गए थे, लेकिन 55 साल से ये मशीन लगातार चांद पर काम कर रही है। तो ये मशीन कौन सी है और इसका काम क्या है और इससे वैज्ञानिकों को क्या फायदा हो रहा है, इसकी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नील आर्मस्ट्रांग जब 1969 में चांद की सतह पर पहुंचे अपने अपोलो मिशन 11 के साथ में, तो वो अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए थे, क्योंकि ये पहला मौका था जब कोई मानव चांद की सतह पर कदम रखने वाला था। इसलिए नासा के वैज्ञानिक कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, साथ ही वो ये भी चाह रहे थे कि वहां पर इतने इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएं जिससे आने वाले दिनों में जो मिशन चलाए जाएंगे उसमें मदद मिल सके। तो अपने इसी मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट भेजा। आपको बता दें कि पहले मानव मून मिशन अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन को चांद पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर चांद पर अमेरिकी झंडा फहराया। अपोलो 11 एक ऐतिहासिक स्पेस मिशन रहा जिसमें नासा ने कई इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स भेजे थे और अपोलो 11 मिशन को 55 साल हो गए हैं। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि मिशन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स चांद पर भेजे गए थे उनमें से एक आज की तारीख में भी डाटा दे रहा है, यानी चालू हालत में है। किसी भी चीज को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन 55 साल बीतने के बाद भी अपोलो 11 की एक चीज आज तक एक्टिव है। आखिर ऐसा क्या है जो ये चीज आधी सदी बाद भी बिना किसी रुकावट के अपना काम कर रही है? तो आपको बता दें, ये चीज है लेजर रेजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर, यानी LRRR। यही वो चीज है जो पिछले 55 साल से वहां बिना रुके काम कर रहा है। इस लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर को मून लेजर रेंजिंग के लिए तैनात किया गया था और साइंटिस्ट आज भी इस रिफ्लेक्टर से मिले डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ये LRR मिरर यानी शीशों की एक सीरीज है जो रिफ्लेक्शन के तहत काम करती है। इन रिफ्लेक्टर पर धरती से लेजर रेज छोड़ी जाती है जो इनसे टकराकर वापस धरती पर आती है। रिफ्लेक्टर लेजर रेज का धरती पर आने का डाटा पृथ्वी पर भेजते हैं। लेजर रेज के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा, इसका एनालिसिस करके साइंटिस्ट पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी मापते हैं। ये तकनीक दोनों के बीच सटीक दूरी का पता लगाने में मदद करती है। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपोलो 14 और 15 के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी एरे छोड़े हैं। अपोलो 11 और 14 एरे में 100 क्वार्ट्ज ग्लास प्रिज्म हैं, जबकि अपोलो 15 के एरे में 300 क्वार्ट्ज ग्लास प्रिज्म हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब चंद्रमा पर ऐसे सौर विकिरण पहुंचते हैं, वहां पर छोटे छोटे उल्कापिंड टकराते रहते हैं, ऐसे भी हालत में ये 55 साल से रिफ्लेक्टर कैसे काम कर रहा है, ये कैसे एक्टिव है? तो रिफ्लेक्टर आज भी बदस्तूर कायम है। इनकी शानदार लाइफ के लिए इनकी सादगी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन रिफ्लेक्टर को चालू रहने के लिए बिजली या किसी अन्य ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। न्यू मैक्सिको, फ्रांस, इटली और जर्मनी की ऑब्जर्वेटरी में
4 टेलीस्कोप उन पर लेजर फायर करते हैं, जो लेजर पल्स को रिफ्लेक्टर से टकराने और पृथ्वी पर वापस आने में लगने वाले समय को मापती है। इससे दूरी को 1 इंच के बारीक हिस्से के अंदर भी मापा जा सकता है, जबकि जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मून लेजर रेंजिंग जो है, इसकी जरूरत क्यों है? ये क्यों इतना जरूरी है चांद पर कोई भी मिशन भेजने के लिए? तो चांद की ऑर्बिट, रोटेशन और ओरिएंटेशन का मून लेजर रेंजिंग से सटीक तौर पर पता लगाया जाता है। चांद पर लैंड होने वाले और इसका चक्कर काटने वाले स्पेसक्राफ्ट को मून ऑर्बिट और घूमते हुए चांद के ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, मून ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट पर लगे कैमरे रिफ्लेक्टर एरे को देख सकते हैं। इस आधार पर 1 फुट से भी कम फर्क के साथ सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता है। लेजर रेंजिंग मेजरमेंट यानी लेजर से दूरी मापने के तरीके ने चांद और पृथ्वी के बीच जो रिलेशन है, उसके बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया है। चांद पृथ्वी का चक्कर औसतन 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर लगाता है, लेकिन मून लेजर रेंजिंग ने सटीक तौर पर दिखाया कि दोनों के बीच की दूरी हर साल 1.5 इंच बढ़ जाती है। और पृथ्वी के महासागरों में सबसे ज्यादा टाइड तब नहीं होते जब चांद ऊपर होता है, बल्कि घंटों बाद होते हैं। सबसे ऊंचा टाइड चांद के पूर्व में होता है, जो 2 टाइड उभार आते हैं। दूसरा आधे दिन बाद आता है। टाइडल उभार और चांद के बीच ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन को धीमा करती है और साथ ही चांद को पृथ्वी के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमने की दिशा में आगे की ओर खींचती है। आगे की तरफ फोर्स लगने से चांद हर महीने पृथ्वी से 0.1 इंच दूर चला जाता है। इसी तरह पृथ्वी की ग्रेविटी चांद पर असर करती है, जिससे चांद की चट्टान के 2 टाइडल उभार बनते हैं। रिफ्लेक्टर एरे की स्थिति हर महीने चांद के झुकने के साथ 6 इंच ऊपर और नीचे बदलती रहती है। एरे की स्पीड को मापने से साइंटिस्ट को चांद की इलास्टिक प्रॉपर्टी को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। इससे एक माप का नाम लव नंबर है, जो एक साइंटिस्ट AEH लव के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मून लेजर डाटा के एनालिसिस से पता चलता है कि चांद का लिक्विड कोर है, जो 2 दशक पहले जब इसकी खोज की गई तो ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कई साइंटिस्ट को लगा था कि कोर ठंडा और ठोस होगा। चांद के नॉर्थ और साउथ पोल के स्पेस में तरल कोर दिशाओं को प्रभावित करता है, जिसे मून लेजर पहचानता है। तो यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो चांद की सतह पर पिछले 55 साल से पूरी तरह से सक्रिय है और नासा को इससे मिलने वाले डाटा से अपने आने वाले मिशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। और साथ ही आने वाले दिनों में इससे और भी मदद मिलने वाली है। और इसके अलावा नासा नई जनरेशन के ये मिरर रिफ्लेक्टर वहाँ पर इंस्टॉल करने की योजना बना रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।